हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इंडियन पिनल कोड। आज हम आईपीसी का पार्ट सी शुरू करने जा रहे हैं जो सेक्शन 299 से सेक्शन 511 तक रेंज करता है। प्रीवियस वीडियोस में हमने आईपीसी के पार्ट ए को कवर किया था, रेंजिंग फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 120 बी, और हमने पार्ट बी को छोड़ा था और हमने पार्ट सी स्टार्ट कर रहे हैं अब हम, ताकि जो मेन कॉम्पोनेंट है आईपीसी का उसे हम पहले कवर करें और फिर हम पार्ट बी को भी कवर करते चलेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर्स में जाने से पहले, पूरी अंडरस्टैंडिंग लेने से पहले हमें एक बात समझनी ज़रूरी है, जो होता है सेक्शन 299 और 300, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर और उनके बीच का डिफरेंस। तो आज का वीडियो हमारा पूरा बेस्ड रहेगा कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर पे और उनके डिफरेंसेस के ऊपर। तो हमारा कुछ फ्रेमवर्क ऐसा रहेगा आज के वीडियो का कि सबसे पहले हम समझेंगे सेक्शन 299 और 300 जो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर की डेफिनेशंस प्रोवाइड करते हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ेंगे। उसके बाद में बैरेक्स में जो आपको इलस्ट्रेशंस मिलते हैं उन्हें पढ़ेंगे और उन्हें इंग्रेडिएंट्स जो हमने डेफिनेशन में पढ़े उनके साथ मैच करेंगे, उन्हें रिलेट करेंगे ताकि हम डेफिनेशन जो है उसे अच्छे से समझ पाएँ। फिर हम कुछ केसेस देखेंगे दोनों के ही ऊपर, बाद में हम इसके डिफरेंसेस के ऊपर आएंगे। डिफरेंसेस को मैंने 3 स्टेजेस में कवर किया है। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि एकेडमिकल बेसिस पे डिफरेंसेस क्या है। अब एकेडमिकल बेसिस क्या होता है, तो वो बैरेट बेस्ड डिफरेंसेस क्या होते हैं, दोनों प्रोविजंस के अंदर जो बैरेट के अंदर लिख रखा है उसमें आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों में। फिर हम देखेंगे कि जुडिशरी ने जुडिशियल डिसीजंस के थ्रू कैसे इनको डिफरेंशिएट किया गया है। और लास्ट में हम देखेंगे कि अगर आपको आंसर राइटिंग में लिखना होगा, जैसे मेंस के क्वेश्चन पेपर में अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसके लिए क्या लिख सकते हैं, और ये हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद इट। सेक्शन 299 जो है हमारा, वो कल्पेबल होमिसाइड की बात करता है। कल्पेबल होमिसाइड का मतलब क्या होता है ये हम इसकी डेफिनेशन में पढ़ते हैं। सो हूएवर कॉजेज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट, जब कभी कोई व्यक्ति डेथ कॉज करता है बाय डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, तो ये आपका पहला पॉइंट है, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। दूसरा पॉइंट है with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death. So whoever causes death by doing an act with the intention of causing death, ये आपका पहला पॉइंट हुआ। इंटेंशन का मतलब होता है आशय, कोई भी एक्ट करना जिसमें आपका आशय था, आपकी इंटेंशन ये थी कि आप उस एक्ट के थ्रू डेथ कॉज कर सके। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, तो आप डेथ कॉज कर रहे हैं बाय डूइंग सच एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, तो यहाँ पे बॉडीली इंजरी पहुंचा रहे हैं विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, जो डेथ कॉज कर सकती है ऐसी बॉडीली इंजरी आप पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पे लाइकली एक और टर्म है, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। फिर विद द नॉलेज वेयर डेथ इज कॉज बाय डूइंग एन एक्ट विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ कमिट्स द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। तो यहाँ पे हमने 3 चीजें पढ़ी। सबसे पहले आप डेथ कॉज करते हैं विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, ठीक है, आपकी इंटेंशन थी ऐसा कुछ एक्ट करने की जिससे डेथ कॉज हो। दूसरा पॉइंट हम ये पढ़ते हैं कि आप डेथ कॉज कर सकते हैं विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, ऐसी कोई बॉडीली इंजरी पहुंचा के, शारीरिक क्षति या शारीरिक हानि पहुंचा के, जिससे लाइकलीहुड होता है, प्रोबेबिलिटी बनती है डेथ कॉज होने की। ओके, सो लाइकली का मतलब होता है प्रोबेबल, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है, संभावना हो सकती है इस डेथ की कॉज होने की। तीसरा पॉइंट होता है विद द नॉलेज, नॉलेज का मतलब ज्ञान है, आपको ये नॉलेज होता है, आपको ज्ञान होता है कि अगर मैं कुछ ऐसा एक्ट करूंगा, ऐसी इंजरी पहुंचाऊंगा तो उससे लाइकलीहुड होता है डेथ कॉज होने का, संभावना बनती है डेथ कॉज करने की। तो ये था सेक्शन 299। अब प्लेन रीडिंग में बहुत अच्छे से नहीं समझ आता है तो इसके लिए हम इलस्ट्रेशंस पढ़ते हैं प्रोविजन के। तो एक्सप्लेनेशंस में जाने से पहले हम एक बार इसके इलस्ट्रेशंस को देख लेते हैं। ओके, सो मूविंग ऑन, इसके इलस्ट्रेशंस कुछ ऐसे हैं। नमन लेज अ स्टिक ओवर टर्फ विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ और विद द नॉलेज दैट डेथ इज लाइकली टू कॉज। तो नमन क्या करता है, टर्फ होता है, उसमें खड्डा खोदता है और उसके ऊपर पत्ते और स्टिक्स को लेकर देता है ताकि किसी ट्रेस पासर को या पासर बाय को पता ना पड़े कि यहाँ पे एक खड्डा है जिसमें गिरते ही मेरी मौत हो सकती है या मुझे चोट लग सकती है। तो नमन ऐसा कुछ काम करता है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, आपको बैरेक्ट में मिलता है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो ये हमने 299 का जो पहला पॉइंट पढ़ा था वो कहता है कि वेर एवर एनी डेथ इज कॉज्ड विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो ये आपका पहला पॉइंट है, नमन ऐसा कुछ काम करता है और विद द नॉलेज दैट डेथ इज लाइकली टू बी कॉज्ड। तो ये यहाँ पे दोनों पॉइंट आपको मिल जाते हैं जो सेक्शन 299 के अंदर बात करते हैं, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ और विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली देयरबाय टू कॉज डेथ। लेज स्टिक ओवर टर्फ, और उस टर्फ में अमन वॉक करता है, गिर जाता है, उसकी मौत कारित हो जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है, आप 299 के ए में भी उसको लायबल ठहरा सकते हैं, और अगर उसको नॉलेज होती है, अगर वो काम ये नॉलेज के साथ करता है तो आप वहाँ पे भी लायबल ठहरा सकते हैं। अब मैं इन दोनों के बीच आपको डिफरेंशिएट करके बताता हूँ। नमन ने स्टिक ले करी टर्फ के ऊपर और उसका आशय ये था कि इसके ऊपर जब अमन आएगा वो गिरेगा और उसकी मृत्यु कारित होगी, तो मेरा आशय था कि मैं उसकी मृत्यु कारित करूँ। ओके, तो ये होता है आपका इंटेंशन। अब यहाँ पे नॉलेज कैसे होती है, नमन
जानता था कि अमन यहाँ से क्रॉस करेगा और नमन को ये नॉलेज थी, नमन को पता था कि अगर उसने पैर उस टर्फ के ऊपर रखा तो वो गिरेगा, उसकी मौत कारित होगी। अब यहाँ पे मेरा इंटेंशन नहीं था कि मैं अमन की मृत्यु कारित करूँ, पर नमन को पता था कि अगर इसके ऊपर पैर रखा गया और इसके अंदर गिरते हैं तो मृत्यु कारित हो सकती है। तो ये मेरे पास नॉलेज है। इंटेंशन क्या होती है? जब मैंने वो चाह के काम किया कि मैं उसकी मौत कारित करूँ, और दूसरा नॉलेज कैसे? जब मुझे पता था कि ऐसा होगा तो उसकी मौत कारित हो सकती है, मृत्यु कारित हो सकती है, डेथ हो सकती है उसकी। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। अब जैसे ही आपने डिफरेंस सुना तो आपको ये समझ में आएगा कि इंटेंशन जो होता है वो थोड़ा ग्रेवर डिग्री का होता है। नॉलेज है, आपको अवेयरनेस है चीज़ की, लेकिन इंटेंशन है कि आप उस नॉलेज के साथ में एक्ट भी करते हो वैसा कुछ काम करने के लिए, वैसा कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए वॉलंटरीली। तो इंटेंशन जो होता है वो नॉलेज से एक डिग्री ऊपर होता है, और जब आप पनिशिंग प्रोविजन पढ़ोगे तो आप इसको डिफरेंशिएट भी कर पाओगे कि जहाँ पे इंटेंशन है वहाँ पे पनिशमेंट ज़्यादा है और जहाँ पे नॉलेज है वहाँ पे पनिशमेंट कम है। तो नमन ने अगर ये काम इंटेंशन के साथ किया है तो उसे पनिश किया जाएगा, ग्रेवर सेंटेंस मिलेगा। अगर नॉलेज के साथ काम किया है तो लाइटर सेंटेंस मिलेगा, लेसर सेंटेंस मिलेगा। यहाँ पे LI या 10 ईयर्स मिल सकता है और यहाँ पे 10 ईयर्स तक का ही मैक्सिमम होता है, 304 में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा पहला इलस्ट्रेशन जिसको हमने सेक्शन के साथ रिलेट किया। फिर नमन नोज दैट अमन इज बिहाइंड द बुश। नमन को पता है अमन बिहाइंड द बुश है, रवि को ये बात नहीं पता है, और नमन रवि को इंड्यूस करता है कि भाई उस डायरेक्शन में आप शूट करो। वहाँ पे वो शूट करता है। नमन इंटेंटिंग टू कॉज अमन्स डेथ। यहाँ पे नमन का इंटेंशन था कि अमन की डेथ कॉज की जाए। जैसे कि हमने पढ़ा कि इंटेंशन थी, यहाँ पे भी इंटेंशन थी, और वापस से और का यूज हुआ है। तो इंटेंशन थी या फिर नमन को नॉलेज थी कि अगर वहाँ शूट किया जाएगा तो अमन की डेथ हो सकती है। तो पहला काम तो नमन करता है इंटेंशन के साथ में, वो चाह कर करता है कि अमन की डेथ कॉज हो। और दूसरा काम जब वो वापस से शूट करने के लिए बोलता है विद द नॉलेज, तो वो ज्ञान के साथ ये काम करता है कि अगर उसने शूट किया तो डेथ हो सकती है। वेरेज मैं इंटेंट करूँ ना करूँ उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी इंटेंशन नहीं है कि वहाँ पे उसकी डेथ हो, पर मुझे पता है कि वहाँ पे उसकी डेथ हो सकती है। वेरेज पहले केस में जब मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा इंटेंशन ही है कि शूट के थ्रू, उस शूटिंग के थ्रू उसकी डेथ कॉज की जाए अमन की, बुशिस के पीछे। तो ये अगेन आप क्लॉज ए और क्लॉज सी से रिलेट कर सकते हो इसको, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर आपको क्लॉजेस लिख दिए हैं ताकि आप जब इलस्ट्रेशंस पढ़ो और समझो तो आप उनको क्लॉजेस के साथ रिलेट कर सको और समझ पाओ कि कल्पेबल होमिसाइड है तो क्यों है, और कल्पेबल होमिसाइड के किस पार्ट के अंदर आते हैं, ए के अंदर, बी के अंदर या सी के अंदर। ठीक है, आप भी इसको अपनी बैरेट्स के अंदर मार्क कर लेना जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी, बेटर होती जाएगी। अब लास्ट में आता है कि अमन वॉन्टेड टू शूट अ बर्ड एंड किल इट। अमन चाहता था कि शिकार पे गया और एक पक्षी को, एक बर्ड को मारना चाहता था, शूट करना चाहता था और उसे मारना चाहता था। ठीक है, अब वो शूट तो करता है लेकिन बर्ड को ना लग के नमन को लग जाती है, जो बर्ड के पीछे कहीं खड़ा था और अमन को पता नहीं था कि वो वहाँ पे है। तो यहाँ पे अमन के द्वारा कोई ऑफेंस कमिट हुआ है क्या? तो प्राइमा फेसी तो लगता है कि हाँ उसने मौत तो कारित की है, तो कल्पेबल होमिसाइड उसने किया है। लेकिन हमने 299 के अंदर पढ़ा कि हुएवर कॉजेज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट। यहाँ पे एक्ट तो थी अमन के पार्ट पे शूट करने की, बट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। इंटेंशन थी नहीं थी, मैं नहीं चाहता था कि नमन पीछे मरे क्योंकि हम मुझे ज्ञात ही नहीं था कि नमन वहाँ पे है। विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। ना ही मेरा कोई ऐसा इंटेंशन था ऐसी बॉडीली इंजरी देने का जिससे नमन की मृत्यु हो। ऑल्दो मैंने इंजरी दी जिससे नमन की मृत्यु हुई, पर मेरा इंटेंशन नहीं था वो इंजरी देने की, सिंस मुझे पता नहीं था कि नमन वहाँ पे मौजूद है। ओके, विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। अब मुझे नॉलेज नहीं था इस बात का कि मैं जो एक्ट करने जा रहा हूँ उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। मैं बर्ड को मारना चाहता था, मैं जानता था इस बर्ड को अगर शूट होगा, बर्ड को लगेगा तो वो मरेगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाएगी क्योंकि मुझे ज्ञात ही नहीं था, मुझे नॉलेज नहीं थी कि वो व्यक्ति वहाँ पर मौजूद है। तो 299 के किसी भी प्रोविजन, किसी भी क्लॉज में, किसी भी इंग्रेडिएंट में ये आपका जो इलस्ट्रेशन है वो फिट नहीं होता। देयरफॉर अमन यहाँ पर जो है कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल नहीं होता है, सिंस मेंस रिया नहीं होता उसका। एक्टस रिया, मेंस रिया दोनों होने चाहिए। एक्टस तो यहाँ पे था हमारे पास, एक्ट थी, लेकिन मेंस रिया नहीं था, तो हम यहाँ पे अमन को कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल नहीं ठहराएंगे। तो ये था हमारा सेक्शन 299 और इसको हमने इलस्ट्रेशन के साथ समझा और होपफुली आपको ये जो इंग्रेडिएंट्स थे अच्छे से समझ में आए होंगे। अभी हमने डेफिनेशन समझी इसकी, अब हम देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन जो है सेक्शन 299 के वो क्या कहता है। तो बॉडीली इंजरी टू अनदर हु इज लिविंग अंडर अ डिजीज। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को एक इंजरी देता है जिस एरिया में वो ऑलरेडी इंजर्ड होता है, डिसीज होता है या इन्फर्मिटी से जूझ रहा होता है, और उस इंजरी की वजह से उसकी जो डेथ होती है वो एक्सेलरेट हो जाती है। दैट इज अमन को लिवर की प्रॉब्लम थी, नमन ने लिवर पे स्ट्राइक किया विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ और उससे उसकी जो डेथ थी वो एक्सेलरेट हो गई। दैट इज ऑल्दो वो उस शॉट से मरता नहीं,
आमतौर पे कोई व्यक्ति मरता नहीं, पर सिंस उसका अमन का जो वीक स्पॉट था उसका लिवर था और वहाँ पे उसे इंजरी लगी, तो उस वजह से उसका लिवर पूरा डैमेज हो गया और फंक्शन करना बंद हो गया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई। तो उसकी जो डेथ थी एक्सेलरेट हो गई, दैट इज डेथ बिफोर टाइम हो गई, एक्सेलरेट हो गई, उसके उस इंजरी की वजह से उसकी डेथ कॉज हो गई, तो कॉजेज इज डेथ। अब यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं है एक्सप्लेनेशन का कि बॉडीली इंजरी देने वाले जिस व्यक्ति ने डेथ कॉज की है वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल है। यहाँ पे लायबिलिटी डिपेंड करेगी इंटेंशन या नॉलेज के ऊपर, तो वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए भी लायबल हो सकता है, वो मर्डर के लिए भी लायबल हो सकता है। अगर उसने काम इंटेंशन के साथ किया है तो वो मर्डर के लिए भी लायबल हो सकता है, कल्पेबल होमिसाइड के लिए भी। और अगर उसको नॉलेज भी थी कि अगला व्यक्ति को ये डिजीज है, अगले व्यक्ति को ये इन्फर्मिटी है, उसका लिवर खराब है, और फिर उसने उस इंटेंशन के साथ में इंजरी कॉज की, तो इस केस में वो मर्डर के लिए लायबल होगा, जैसा मर्डर की प्रोविजंस में पढ़ेंगे, ना कि कल्पेबल होमिसाइड। सिंस यहाँ पे इंटेंशन एक पार्ट पे चाहिए और नॉलेज दूसरे पार्ट पे, मतलब इंटेंशन और नॉलेज को सेपरेट करने वाले क्लॉजेज है, इंग्रेडिएंट्स जो है सेपरेट है, लेकिन जहाँ पे इंटेंशन और नॉलेज साथ में होती है ना, वो मर्डर होता है, ना कि कल्पेबल होमिसाइड। अभी कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको शुरू में, पर जैसे जैसे हम डेफिनेशंस को कवर करेंगे मर्डर की और डिफरेंसेस को, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये जो डिफरेंसेस है, ये जो कॉन्सेप्ट है, एक बारी में समझना बहुत मुश्किल होता है, अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते, तो इसको आपको वीडियो बार बार देखनी पड़ेगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे, उन्हें बार बार पढ़ते रहना पड़ेगा। तो ये था हमारा पहला एक्सप्लेनेशन। दूसरा है डेथ ड्यू टू बॉडीली इंजरी, देन पर्सन गिविंग सच इंजरी इज लायबल फॉर कॉजिंग डेथ। अब मैंने कोई बॉडीली इंजरी दी, अमन ने नमन को स्टैब किया और चाकू निकाल दिया, और जो स्टैब वुंड था वो उससे बचा जा सकता था, उसका ऑपरेट करते, अगर आप उसका ऑपरेशन करते तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता, स्किलफुल ट्रीटमेंट मिलता, तो वो बच जाता, लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं मिला, उसकी मृत्यु हो गई। तो क्या यहाँ पर अमन था जिसने स्टैब वुंड दिया नमन को, वो लायबल होगा? तो वो बिल्कुल लायबल होगा डेथ कॉज करने के लिए, ऑल दो उसे बचाया जा सकता था, क्योंकि हर केस में आप व्यक्ति को बचा नहीं पाओगे, और जहाँ पर आप बचाओगे, जहाँ पर आप नहीं बचाओगे, तो इन केसेस को डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए, इन केसेस को डिफरेंशिएट नहीं किया जाएगा। और जहाँ पे व्यक्ति को नहीं बचाया जा सकता, इवन दो प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा सकता था उसे और तो वो बच जाता, उस केस में भी आपको माना जाएगा कि आपने उसकी डेथ कॉज की है। अब वापस से आपकी लायबिलिटी डिपेंड करेगी आपके मेंस एरिया के ऊपर, इंटेंशन नॉलेज या फिर इंटेंशन नॉलेज, जब दोनों साथ में होते हैं तो कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर होगा। तो ये होता है एक्सप्लेनेशन 2। ओके, जो एक्सप्लेनेशन 3 है, कॉजिंग डेथ ऑफ चाइल्ड इन मदर्स वूम इज नॉट होमिसाइड। किसी बच्चे की जो वूम में है, मदर्स वूम में है, उस बच्चे की डेथ कारित करना, मृत्यु कॉज करना, वो उसके लिए आप कल्पेबल होमिसाइड में, होमिसाइड के लिए लायबल नहीं होगे। हाउएवर अगर वो व्यक्ति उस वूम से बाहर आ जाता है, उसका कोई भी पार्ट बाहर आ जाता है ड्यूरिंग बर्थ, और वो भले ही सांस उसने नहीं ली हो और उसका कोई भी पार्ट बाहर आया हो और फिर आपने उसकी मृत्यु कारित करी, तो आप होमिसाइड के लिए लायबल होगे। तो ये थर्ड पॉइंट आपका ये कहता है, बिफोर कंप्लीटली बीइंग बॉर्न, अगर आपने उसकी मृत्यु कारित करी, अगर उसका कोई भी पार्ट बॉडी का बाहर आ चुका है वूम से, तो आप मृत्यु कारित करने के लिए लायबल हो, यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल हो। तो ये थी हमारी कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन अलॉन्ग विथ इलस्ट्रेशंस। आप इनको इलस्ट्रेशन के साथ पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम इनके कुछ केसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट केस जो होता है वो होता है केसर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसके अंदर ये बात की गई थी कि जो मेंटल स्टेट होती है ना, वो बहुत नेसेसरी होती है अगर आपको लायबिलिटी लानी है होमिसाइड या मर्डर के केस में। रीजन मीन मेंस या एसेंशियल एलिमेंट होता है, इंटेंशन या नॉलेज आपके पार्ट पर होनी चाहिए। सिर्फ डेथ कॉज करना अलोन सफिशिएंट नहीं है कि आप उसमें लायबिलिटी लाएं कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर की। एक्टस रिया के अलावा, जैसा मैंने आपको बताया था बर्ड वाला एग्जांपल, अमन शूट करता है, बर्ड पे लगता है, बर्ड पे नहीं लगता है, नमन पे लग जाता है और वो मर जाता है। तो यहाँ पर मेंटल स्टेट नहीं थी मेरी मृत्यु कारित करने की नमन की शूटिंग के थ्रू, लेकिन मृत्यु कारित हुई तो एक्ट हुआ, लेकिन मेंस रिया नहीं था तो मेरी लायबिलिटी नहीं होगी। अब यहाँ पे बताया है कि नॉलेज और इंटेंशन में फर्क क्या होता है। तो नॉलेज डिनोट्स बेयर स्टेट ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस। नॉलेज का मतलब होता है कि कुछ फैक्ट्स हैं और आपकी उन फैक्ट्स को लेकर अवेयरनेस है, आपको पता है कि ऐसे कुछ फैक्ट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, और इंटेंशन क्या होता है? इंटेंशन डिनोट्स अ कॉन्शियस स्टेट इन विच मेंटल फैकल्टीज आर राउज्ड इनटू एक्शन। ऐसी मेंटल स्टेट में जिसमें आपको फैक्ट्स के बारे में नॉलेज है और आपकी जो मेंटल फैकल्टीज होती है, आप इस तरह से सोचते हो, इस तरह से काम करते हो, जिससे ये इंडिकेट होता है कि आपने वो काम वॉलंटरीली उस इफेक्ट को देने के लिए किया है, उसे हम इंटेंशन कहते हैं। तो जो नॉलेज होता है वो इंटेंशन से डिग्री में कम होता है, लेसर होता है। इंटेंशन ज़्यादा होती है मेंस रिया के स्केल के ऊपर, इंटेंशन जो होता है उसकी पनिशमेंट भी ज़्यादा होती है और वो ग्रेवर सेंटेंस डिजर्व करती है, वेयर नॉलेज जो होता है वो लेसर होता है ऑफ द टू। द प्रेजेंस ऑफ इंटेंशन इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो आप तथ्यों को देखोगे, केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को देखोगे और फिर पता लगाओगे कि इस केस के अंदर ऐसा एक्ट करने का या फिर ऐसा इफेक्ट पाने का कोई इंटेंशन था या नहीं था। तो ये केस टू केस डिपेंड करता है। तो ये था केसर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का। इस केस के फैक्ट्स कुछ ऐसे थे कि वाइटल बॉडी पार्ट के ऊपर स्ट्राइक कर दिया था एक व्यक्ति ने दूसरे को और उससे मृत्यु कारित की गई थी। तो यहाँ पे कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन था कि क्या इंटेंशन या नॉलेज थी वो एक्ट करने की, उस जिससे डेथ होए वाइटल पार्ट पे हिट करने की। तो उसके अंदर मेंटल स्टेट के बारे में बताया गया कि नेसेसरी होती है और नॉलेज इंटेंशन का डिफरेंस आपको मिलता है। फिर केस आता है
ओ ब्रायन जो 1880 का केस है, इदू बेग जो 1881 का केस है, और सफतुल्ला जो 1889 का केस है। अब ये सिर्फ नाम वाले ही केस है, प्रिवी काउंसिल के द्वारा डील किए गए केसेस हैं और काफ़ी पुराने हैं। तो इसमें ये कहा गया था कि जब कभी आपने कोई इंजरी कारित करी जिससे सामने वाली व्यक्ति की मौत हुई और आपका मेंस रिया नहीं था, इंटेंशन या नॉलेज नहीं थी मृत्यु कारित करने की, तो वहाँ पर आपकी लायबिलिटी क्या होगी? तो आपकी लायबिलिटी होगी हर्ट कॉज करने की या ग्रीवियस हर्ट करने की, जो भी आपने एक्ट किया है। सो इन एब्सेंस ऑफ सच इंटेंशन और नॉलेज, सच ऑफेंस कमिटेड मे बी ग्रीवियस हर्ट और सिंपल हर्ट। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अमन का जो था लिवर, वो डिजीज था, वो कमज़ोर था और नमन को ये बात पता नहीं थी। तो नमन ने झगड़े में अमन को लिवर पे हिट किया और जिससे उसकी मृत्यु हुई। तो इस केस के अंदर ऑर्डिनरी कोर्स में कोई व्यक्ति मरता नहीं लिवर पे शॉट खाने से, लेकिन अमन की जो थी वो मृत्यु कारित हो गई। तो यहाँ पर इंटेंशन और नॉलेज नहीं थी डेथ कॉज करने की। सो इन दी एब्सेंस ऑफ सच इंटेंशन और नॉलेज, तो हम यहाँ पे नमन की लायबिलिटी क्या पाएंगे? तो नमन की लायबिलिटी होगी हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की। जो भी इंजरी का नेचर है उसके हिसाब से हम देखेंगे कि इसकी लायबिलिटी क्या होगी। तो वहाँ पर नमन की लायबिलिटी हर्ट या सिंपल हर्ट की होगी, ग्रीवियस हर्ट की होगी। तो ये था हमारा ओ ब्रायन का केस, इदू बेग और सफतुल्ला, इन तीनों में यही बात की गई थी। फिर आता है पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अगेन मेंस रिया का क्वेश्चन आता है। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति जो होता है अपनी वाइफ को झापट मारता है, जोर से स्लैप करता है, जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो जाती है और मर जाती है। तो यहाँ पर कोर्ट में क्वेश्चन आता है कि क्या ये कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर में से कोई एक ऑफेंस है? तो कोर्ट कहता है कि नहीं साहब, यहाँ पे जो व्यक्ति था उसने बिना इंटेंशन टू कॉज डेथ या बिना नॉलेज की वो जो एक्ट कर रहा है उससे मृत्यु कारित हो सकती है, उससे काम किया था। तो यहाँ पे मेंस रिया नहीं था, जो व्यक्ति का आशय था वो सिर्फ हर्ट कॉज करने का था, ग्रीवियस हर्ट के लिए आप उसे पनिश कर सकते हो। पर यहाँ पे सिंस इंटेंशन नहीं था कि स्लैप के थ्रू मैं उसकी मृत्यु कारित कर दूं, तो ऐसा इंटेंशन या नॉलेज ना होने की वजह से हम उसको कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर के लिए लायबल नहीं ठहरा सकते, सिंस वहाँ पे मेंस रिया की नेसेसिटी है, रिक्वायरमेंट जरूरी है। तो ये था पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस। तो अभी हमने समझा सेक्शन 299 विद इलस्ट्रेशंस अलॉन्ग विद इट्स मेजर केसेस। अब हम देखते हैं कि मर्डर क्या होता है, मर्डर की डेफिनेशन और केसेस क्या, और फिर उनको डिफरेंशिएट करेंगे और फिर उनको समझेंगे कि वो कैसे रिलेटेबल भी है। तो अगली डेफिनेशन जो होती है वो मर्डर की होती है। इसके अंदर वापस से एक ही बात की जाती है कि कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर इफ। तो हर कल्पेबल होमिसाइड, यहाँ पे बात की गई है कि कल्पेबल होमिसाइड जो होता है सिर्फ वही मर्डर हो सकता है, दैट इज एवरी मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड वेयर एवरी कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। इसको हम वापस आगे समझेंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि कल्पेबल होमिसाइड जो होती है वो तब मर्डर बनती है जब जिस एक्ट से भी डेथ कॉज हुई है इट वॉज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो ये हमने पॉइंट 299 में भी पढ़ा कि डेथ इज कॉज विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो ये सिमिलर प्रोविजंस है। ओके, सॉरी, एक्ट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज द ऑफेंडर नोज इज लाइकली टू कॉज डेथ। ऐसी कोई बॉडीली इंजरी देके डेथ कॉज करना चाहा गया है जो ऑफेंडर को पता था कि अगर ऐसे नेचर की इंजरी दी जाएगी उस पर्टिकुलर व्यक्ति को तो उसकी डेथ कॉज हो सकती है। इसका भी हम इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे। अब ये जो प्रोविजन है इनको मैं आपको एक बार हिंदी में समझा रहा हूँ और फिर आपको इलस्ट्रेशन के साथ में इन्हें रिलेट करके समझाऊंगा जिससे आप इनका मीनिंग समझेंगे। ओके, सो अगला पॉइंट है एक्ट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। ऐसी बॉडीली इंजरी देने का आपका आशय था जिससे डेथ कॉज हो, जो ऑर्डिनरी नेचर जो होता है सफिशिएंट होती है उसके अंदर डेथ कॉज करने के लिए, जो आमतौर पर अगर ऐसी इंजरी किसी व्यक्ति को दी जाए तो वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में आमतौर पर उसकी मृत्यु में ही रिजल्ट करेगी। तो ये होता है आपका क्लॉज 3। फिर पर्सन नोज दैट एक्ट इज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ, और वो एक्ट करता है बिना किसी एक्सक्यूज के। तो इतनी कोई ग्रेव एक्ट आप करते हो जिसकी वजह से आपको पता होता है कि इससे मृत्यु तो होगी ही होगी, आपका इंटेंशन था या नहीं था, लेकिन आप अगर ऐसा एक्ट कर रहे हो और आपको नॉलेज होती है कि इतनी ग्रेव, इतनी सीरियस एक्ट है कि इससे मौत होगी ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, अमन एक एरिया के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जो एक पब्लिक एरिया होता है, पब्लिक होती है वहाँ पे काफ़ी, वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। उसका इंटेंशन नहीं होता किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का, पर वो जानता है कि अगर इस एरिया में, इस रेडियस में बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो इससे लोगों की मृत्यु होगी ही होगी। सो दिस एक्ट इज सो इमिनेंटली डेंजरस कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी, हर प्रोबेबिलिटी में, हर लाइकलीहुड में, हर संभावना में किसी ना किसी व्यक्ति की इसमें मृत्यु होगी। तो ये होता है वहाँ पे कॉज डेथ करता है विदाउट एनी एक्सक्यूज फॉर इनकरिंग दैट रिस्क, तो वो मर्डर के लिए लायबल होगा। तो ये थे मर्डर के क्लॉजेस जो हमने समझे। अब हम इसको इलस्ट्रेशंस के साथ में रिलेट करते हैं। हर क्लॉज का एक इलस्ट्रेशन आपको दिया गया है बैरेक्ट में ही। तो सेक्शन 300 का पहला इलस्ट्रेशन होता है, अमन शूट्स बमन विद इंटेंशन टू किल हिम। अमन ने बमन को शूट किया, पॉइंट ब्लैंक से शूट कर दिया विद द इंटेंशन टू किल हिम। तो यहाँ पे उसकी लायबिलिटी क्या होगी? मर्डर की होगी। अमन कमिट्स मर्डर। ओके, तो ये आपका पहला पॉइंट यहाँ पे था, कॉजिंग डेथ विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो वो मीट हो गया। मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं ब्रैकेट के अंदर कि कौन सा इलस्ट्रेशन कौन से क्लॉज के साथ रिलेट करता है, ताकि आप उसे समझ पाए, पढ़ पाए। फिर अमन नोज दैट बमन हैज अ लिवर डिजीज एंड ही स्ट्राइक्स हिम देयर विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ।
अमन को नॉलेज होती है कि बमन को लिवर डिजीज है और वो वहाँ पे स्ट्राइक करता है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो अमन को यहाँ पे नॉलेज है कि बमन जो है किसी लिवर डिजीज से जूझ रहा है, तो ये आपका पहला एलिमेंट होता है, और वो वहाँ पे स्ट्राइक करता है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, तो ये आपका दूसरा एलिमेंट हुआ। तो ये यहाँ पे दोनों एलिमेंट हो जाते हैं आपके। अब वापस यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्ट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, उसने वहाँ पे लिवर पे स्ट्राइक किया, एंड द ऑफेंडर नोज इट इज लाइकली टू कॉज डेथ। तो जो ऑफेंडर था, अमन था यहाँ पे, वो जानता था कि बमन को लिवर डिजीज है, तो वहाँ पे स्ट्राइक किया जाएगा तो उसकी डेथ होगी। तो ये जो था इंटेंशन प्लस नॉलेज आपको सेकंड इलस्ट्रेशन में मिलता है, और यही डिफरेंशिएट करता है कल्पेबल होमिसाइड को मर्डर से। वहाँ पे सिर्फ नॉलेज होती है, यहाँ पे सिर्फ इंटेंशन होती है, पर यहाँ पे दोनों होता है। इसके ऊपर वापस से हम आगे समझेंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पर मैं यहाँ पे सिर्फ इलस्ट्रेशंस को प्रोविजंस के साथ रिलेट कर रहा हूँ, जिससे आपको प्रोविजन अच्छे से समझ में आएगा और इलस्ट्रेशंस को आप उनके साथ रिलेट करते हुए पढ़ पाएंगे। एग्जाम्पल्स आपको हाथों हाथ ही मिल जाएंगे। तीसरा पॉइंट है, अमन इंटेंशनली गिव्स बमन अ स्वॉर्ड कट विच इज सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। अब अमन जो होता है वो बमन के गले पे स्लाइस कर देता है स्वॉर्ड से, तलवार से। अब ये जो इंजरी होती है वो सफिशिएंट होती है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में कि इससे व्यक्ति मरेगा ही मरेगा, बहुत कम चांस होता है कि इससे उसे बचाया जा सके ट्रीटमेंट के थ्रू। तो ये थर्ड पॉइंट है, एक्ट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी। इंटेंशन क्या थी? कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, स्वॉर्ड कट के थ्रू ऐसी बॉडीली इंजरी देना जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में सफिशिएंट होती है डेथ कॉज करने के लिए। तो यहाँ पे हमने थर्ड पॉइंट को भी समझा इलस्ट्रेशन सी के साथ में। अब जो डी इलस्ट्रेशन है वो है आपका, अमन विदाउट एनी एक्सक्यूज फायर्स अ लोडेड कैनन इनटू क्राउड एंड किल सेवरल पीपल। जैसा मैंने आपको बम ब्लास्ट का एग्जांपल दिया, वैसे ही अमन जो होता है जयपुर के किले पे जाता है, वहाँ पे तोप रखी हुई है काफ़ी सारी, और उनमें से एक को फायर कर देता है, तो जयपुर शहर के अंदर बीचों बीच जाके गिरती है, जिसमें कई सारे लोग मरते हैं। तो अब ये एक्ट क्या होती है? विदाउट एनी एक्सक्यूज। अमन का कोई एक्सक्यूज नहीं होता, उसके मन में आया उसने कर दिया, कोई एक्सक्यूज नहीं था इस एक्ट का। अब ये जो एक्ट होती है वो सो इमिनेंटली डेंजरस है कि इतनी डेंजरस एक्ट है कि अगर ये किया जाएगा तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी, इन ऑल लाइकलीहुड, सभी सर्कमस्टेंसेज में इस एक्ट के थ्रू कोई ना कोई व्यक्ति की मौत होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने बम ब्लास्ट किया, आपने यहाँ पे कैनन का एग्जाम्पल है, तो वो हुआ, तो उसमें व्यक्तियों की मृत्यु होना लाजमी है, पूरी प्रोबेबिलिटी में उनकी मृत्यु कारित होगी। तो ये यहाँ पे आपको डी जो इलस्ट्रेशन है वो आपका फोर्थ पॉइंट के साथ मैच करता है। तो ये हमने मर्डर की डेफिनेशन पढ़ी, 4 क्लॉजेज होते हैं, चारों क्लॉजेज को हमने समझा 4 इलस्ट्रेशन के साथ में रिलेट करते हुए। तो ये होता है हमारा मर्डर की डेफिनेशन का पार्ट पूरा, और हम देखते हैं मर्डर के ऊपर केसेस क्या क्या मिलते हैं हमें। तो संतोष वर्सेस स्टेट 1975 एक प्रोमिनेंट केस होता है। इसके अंदर कहा गया था कि एन इंटेंशन टू किल, और उस इंटेंशन के साथ में डेथ कॉज करना नेसेसरी नहीं है। अगर आपको पता था कि आप जो एक्ट कर रहे हो वो इतनी इमिनेंटली डेंजरस है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में उससे डेथ कॉज होगी ही होगी, तो भी आप लायबल होंगे 302 के अंदर मर्डर के लिए। जैसा कि हमने पढ़ा, अमन ने लोडेड कैनन फायर करी जयपुर के शहर में, उसका इंटेंशन नहीं था किसी एक व्यक्ति की मृत्यु कारित करना, पर उसको पता था कि अगर मैं ये एक्ट करूंगा तो लोगों की मृत्यु होगी, क्योंकि ये इतनी डेंजरस एक्ट है कि इससे मृत्यु कारित होना लाजमी होता है। तो सिमिलरली अगर आपके पास नॉलेज भी है दैट द नेचर एंड प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट वुड बी डेथ, आपकी एक्ट का, आपके कैनन फायर करने का नेचुरल और प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? एक पूरे शहर के अंदर जहाँ पे लोग रहते हैं यही होगा कि लोग मरेंगे उससे, तो वहाँ पे आप नॉलेज के लिए भी लायबल होंगे, और कन्विक्शन 302 के अंदर आपको मिल सकता है मर्डर कॉज करने के लिए। एजी भागवत वर्सेस यूटी चंडीगढ़ के केस के अंदर ये बात कही गई थी कि व्हेन द चांसेस ऑफ हैपनिंग अ थिंग आर वेरी हाई वी से इट इज हाईली प्रोबेबल, इट इज द मोस्ट प्रोबेबल। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? लाइकलीहुड क्या होता है? लाइकलीहुड का मतलब होता है कि इट इज़ प्रोबेबल, कुछ संभावना है, 10%, 12%, 15%, ऐसी कुछ संभावना है। वहीं पे जब मैं बोलूँ कि एक चीज़ होने का चांस मोस्ट प्रोबेबल है, इट इज़ मोस्ट प्रोबेबल दैट चेन्नई सुपर किंग्स आर गोइंग टू विन दिस ईयर्स आईपीएल ऑफ 2023, मोस्ट प्रोबेबल। तो मोस्ट प्रोबेबल का मतलब क्या होता है कि उनका लाइकलीहुड, उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, हाई प्रोबेबिलिटी, दैट इज 60%, 70% चांसेस है कि वो जीतेंगे। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी को समझाने वाला प्रोविजन, जो सेक्शन 300 के क्लॉज 4 में हमने देखा था। इन ऑल प्रोबेबिलिटी, इन ऑल प्रोबेबिलिटी मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऐसा होने की। तो ये यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया एजी भागवत वर्सेस यूटी चंडीगढ़ के केस में। मंगेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2011 का केस है। इसके अंदर ये कहा गया था कि इंटेंशन टू कॉज डेथ मस्ट बी गैदर्ड फ्रॉम सर्कमस्टेंसेज। जो भी फैक्ट्स होते हैं, सर्कमस्टेंसेज होते हैं, किसी व्यक्ति ने कोई एक्ट किया होता है तो क्यों किया होता है, आजू बाजू के फैक्ट्स जो होते हैं वो, उससे आपको डिराइव करनी होती है इंटेंशन। अब इंटेंशन कैसे डिराइव करोगे, वो फैक्ट्स क्या हो सकते हैं, तो आपको कंसिडर करना होगा सच एज क्या वेपन यूज़ किया आपने। अब यहाँ पे आपने कैनन ही यूज़ कर दी, तो ऑब्वियस है आपकी इंटेंशन साफ जाहिर हो रही है कि आपको मृत्यु कारित करनी थी पूरे शहर में जब आप कैनन फायर कर रहे हो। तो ऑन व्हाट पार्ट ऑफ बॉडी द ब्लो इज गिवन, अगर आपने लिवर पे ब्लो दिया और आपको नॉलेज थी इससे मृत्यु कारित हो सकती है, तो आप वहाँ पे भी लायबल हो गए, सिंस आपको नॉलेज भी थी और आपने वहीं पे ब्लो दिया। फिर द अमाउंट ऑफ फोर्स,
किस फोर्स के साथ में आपने अटैक किया है। तो अगर आपने लिवर पे जो ब्लो दिया उसमें आपने बहुत ज़्यादा पावर यूज़ की थी, तो आपकी इंटेंशन भी वहाँ से दिखती है कि आप ऐसी इंजरी कारित करना चाहते थे जिससे डेथ हो। वेदर प्री मेडिटेटेड, तो क्या जो आपने एक्ट किया है, क्या जो आपने अटैक किया है अगले व्यक्ति के ऊपर वो प्री मेडिटेटेड था। अगर वो प्री मेडिटेटेड था, प्री प्लान था, तो आप वहाँ पे इंटेंशन आपकी जाहिर होती है। प्रीवियस एनिमोसिटी, क्या दो लोगों के बीच में प्रीवियस एनिमोसिटी थी, दुश्मनी थी कोई। अगला फैक्ट होता है हीट ऑफ पैशन, नंबर ऑफ ब्लोज गिवन। हीट ऑफ पैशन दैट इज सडन था, एकदम आप ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन में खुद को संभाल नहीं पाए। हीट ऑफ पैशन में आपने किसी के ऊपर वार कर दिया, आपने वार किया, अटैक किया, तो कितने ब्लोज दिए, कितना मारा, कितनी इंजरीज पहुंचाई, ये सब सर्कमस्टेंसेस के थ्रू आप इंटेंशन डिराइव करते हो। तो ये फैक्ट्स पे डिपेंड करती है, थियोरेटिकल नहीं होता है, ये आपको केस टू केस डिफर करता है और वहाँ देखना होता है। तो ये थे हमारे मर्डर के ऊपर केसेस। अब हमने कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन और मर्डर की डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ा है। क्लैरिटी आना बहुत डिफिकल्ट होता है पहली ही बारी में, तो मैं आगे और कोशिश करूंगा पूरे लेक्चर के दौरान कि आपको डिफरेंसेस भी क्लैरिटी के साथ समझा पाऊँ। और हम आगे देखते हैं कि इनके बीच में अगर वेन डायग्राम बना जाए, वेन डायग्राम आपने क्लैट की प्रिपरेशन में कभी बनाया होगा, आपको नॉलेज होगी कि वेन डायग्राम क्या होता है। बेसिकली दो सर्कल्स आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या चीज़ किसका कितना कॉम्पोनेंट है। तो हम मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड का एक वेन डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं कि उनके बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या है। हम बना क्यों रहे, क्योंकि जब हमने क्लॉजेस पढ़े सेक्शन 300 और सेक्शन 299, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। दोनों में कहीं इंटेंशन है, कहीं नॉलेज है, दोनों एक में कहीं इंटेंशन नॉलेज साथ में है, एक में एक्ट डेथ कॉज कर रहा है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, वो भी लायबल है 299 के ए में। 300 के 1 में भी वो लायबल है कि एक्ट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो सिमिलैरिटीज़ बहुत है, ओवरलैप बहुत है। तो इसका रीज़न ये है कि हर मर्डर जो होता है वो कल्पेबल होमिसाइड होता है। तो कल्पेबल होमिसाइड का ही हर पार्ट, कल्पेबल होमिसाइड का ही पार्ट होता है मर्डर। तो उसको हम वेन डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो हम एक वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अभी परफेक्टली सर्कल नहीं होगा तो आपको आइडिया लगाना होगा, पर आइडिया लगाने के लिए सफिशिएंटली होगा आपके लिए। तो ये आपका कल्पेबल होमिसाइड का सर्कल है, ये आपका है कल्पेबल होमिसाइड। ओके, अब मर्डर क्या होता है, तो ये है आपका मर्डर। अब इसलिए आप देख रहे हो कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में सिमिलैरिटीज है, क्योंकि हर मर्डर जो होता है वो कल्पेबल होमिसाइड होता है। कल्पेबल होमिसाइड का एक पार्ट होता है मर्डर, तो मर्डर के जो भी एलिमेंट्स होंगे आपको कल्पेबल होमिसाइड में तो वो मिलेंगे ही मिलेंगे ना। रीजन बीइंग सेम जीनस से ही वो ओरिजिन हो रहा है। मर्डर जो है कल्पेबल होमिसाइड है और कल्पेबल होमिसाइड के ही एलिमेंट्स उसमें होना लाजमी है, इसलिए आपको ये ओवरलैप देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि दोनों सेक्शन सिमिलर बातें भी करते हैं, तो वो ऑब्वियसली करते हैं। रीजन बीइंग दोनों एक ही ऑफेंस की तरफ कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जो कल्पेबल होमिसाइड होता है उसका ही एक पार्ट होता है मर्डर। तो देयरफॉर इनके बीच में रिलेशन है और ये उनका वेन डायग्राम हुआ। अब ये परफेक्टली सर्कल नहीं है मैं जानता हूँ, पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए परफेक्टली सफिशिएंट जरूर है। तो ये था हमारा वेन डायग्राम जो हमने बनाया। अब मैं आगे बढ़ूंगा तो वेन डायग्राम चला जाएगा, तो एक बार आप इसको ड्रॉ भी कर लीजिए, समझ भी लीजिए क्या कहना चाह रहा था मैं। सो मूविंग ऑन, अब हम देखते हैं कि इनके बीच में अकेडमिकल बेसिस पे डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो अकेडमिक डिफरेंसेस, ये तो प्रोविजन एज इट इज लिखा हुआ है, 299 और 300 प्रोविजन एज इट इज लिखा हुआ है। डिफरेंस है जो मैंने अगली स्लाइड में समझा है। तो पहले हम प्रोविजन समझते हैं, प्रोविजन के बेसिस पे ही मैं डिफरेंस आपको यहाँ समझाता हूँ और फिर हम स्लाइड को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जो हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन रहेगा वो सिर्फ एक पॉइंट पे रहेगा। तो अगर आप थोड़ा सोचने की कोशिश करेंगे तो वो पॉइंट हमारा यहाँ पे होगा बी और यहाँ पे 2 और 3। बाकी पॉइंट्स को इस डिस्कशन के लिए, एकेडमिक डिफरेंशिएशन के लिए हम नहीं छेड़ रहे हैं। हम सिर्फ बी को समझेंगे और 2 और 3 को समझेंगे। रीजन मीन जो 299 का बी होता है वो कोरिलेट करता है 300 के 2 और 3 से। दोनों में सिमिलर एलिमेंट्स है। सिमिलर एलिमेंट्स मैंने बोला, सेम नहीं है, सिमिलर है। तो सिमिलर कैसे है उसे देख लेते हैं, और डिफरेंसेस क्या है तो उसे भी देख लेते हैं। सो वेयर अ पर्सन कमिट्स कल्पेबल होमिसाइड्स बाय द एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड व्हेन द एक्ट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। ये हमारा बी प्रोविजन कहता है। पहले हम इसको 2 के साथ में कंपेयर करते हैं, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी। तो यहाँ तक तो सब सेम है। एज इज लाइकली टू कॉज डेथ एज द ऑफेंडर नोज, ऑफेंडर को पता है कि इट इज लाइकली टू कॉज डेथ। अब जैसे हमने लिवर वाला एग्जाम्पल पढ़ा था ना, वो यहाँ पे एप्ट बैठता है 300 के क्लॉज 2 को डिफरेंशिएट करने के लिए 299 के बी से। कैसे? नमन को पता था कि अमन को लिवर डिजीज है और वहाँ पे बहुत तेज़ी से स्ट्राइक किया जाए, बहुत फोर्स के साथ स्ट्राइक किया जाए तो उसकी डेथ कॉज हो सकती है। तो नमन क्या करता है, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ वो अमन के लिवर पे स्ट्राइक करता है जिससे अमन की मृत्यु हो जाती है। तो विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, नमन ऐसी बॉडीली इंजरी देना चाहता है जो नमन को पता होती है दैट इट इज लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ अमन
क्योंकि वो उस प्रॉब्लम से ग्रस्त है, उस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो यहाँ पर वो लायबल किसके लिए होगा, वो मर्डर के लिए लायबल होगा 300 के क्लॉज 2 के अंदर। फिर यहाँ पे डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा, अब सेम वापस से फैक्ट्स लेते हैं। नमन जो था वो अमन को स्ट्राइक करता है लिवर पे, उसको यहाँ पे नॉलेज नहीं होती है कि अमन जो है लिवर डिजीज से जूझ रहा है, पर अमन एक्चुअली में लिवर डिजीज से जूझ रहा होता है और वो वहाँ पे स्ट्राइक करता है। तो विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, उसका इंटेंशन यहाँ पे सेम ही होता है कि मैं इतना जोर से स्ट्राइक करूँ कि अगले व्यक्ति की मृत्यु ही हो जाए। अब मृत्यु किस वजह से हो रही है कि वो वहाँ पे इंजर्ड है, वो मुझे पता नहीं है कि उसकी जो लिवर है वो ठीक से काम नहीं करती है, बीमार है वो वहाँ पे, और वहाँ पे क्षति ऑलरेडी हो रखी है, दैट इज ऑलरेडी डैमेज्ड। तो मैं इंटेंशन यही होती है मेरी कि मैं जो स्ट्राइक कर रहा हूँ उससे उसकी डेथ हो, तो मैंने स्ट्राइक किया और उसकी डेथ भी हो गई। तो यहाँ पे मेरी लायबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे मेरी लायबिलिटी होगी कल्पेबल होमिसाइड। और अगर मेरे को पता होता कि उसका जो लिवर है वो ऑलरेडी डैमेज्ड है और तभी भी मैं सेम इंटेंशन के साथ ही स्ट्राइक करता, तो मेरी लायबिलिटी क्या होती, वो यहाँ पे 2 में होती, मर्डर की। तो ये वो हमारा पहला डिफरेंस। आप इसको बार बार समझने की कोशिश करेंगे, अच्छे से सोचेंगे, वापस से सुनेंगे जब वीडियो में, तो आपको वापस समझ में आएगा क्लियरली कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे इंटेंशन और नॉलेज दोनों साथ में है, और यहाँ पे सिर्फ इंटेंशन है, कोई नॉलेज नहीं है। ओके, नॉलेज नहीं है कि अगला व्यक्ति किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उसको कोई डिजीज है, और यहाँ पे वो नॉलेज भी है और उसके साथ में मैंने एक्ट किया उस नॉलेज के आधार के ऊपर कि मैं ऐसी इंजरी कॉज करूँ कि व्यक्ति की डेथ हो जाए। तो ये तो था हमारा बी और 2 के अंदर एक डिफरेंस। अब बी और 3 को भी डिफरेंशिएट करना होता है हमें, तो यहाँ पे इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। तो यहाँ पे लाइकली टर्म की बात हुई है, लाइकली टू कॉज डेथ विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी टू एनी पर्सन विच इज सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। अब डिफरेंस क्या है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी का डिफरेंस है, एज सिंपल एज दैट। कुछ इंटेंशन नॉलेज का डिफरेंस नहीं है। इंटेंशन थी, यहाँ पे भी आपकी थी इंटेंशन डेथ कॉज करने की, यहाँ पे भी थी आपकी इंटेंशन डेथ कॉज करने की, और वहाँ पे भी इंटेंशन के चलते आपने ऐसी बॉडीली इंजरी दी जिससे डेथ कॉज हुई, और यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। पर जो इंजरी आपने दी वो थी लाइकली टू कॉज डेथ। ओके, लाइकली टू कॉज डेथ और सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी नेचर टू कॉज डेथ। सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। अमन ने नमन को एक स्टैब वुंड दिया चाकू से, नाइफ से, और वो चाकू निकाला और फरार हो गया। क्या इस केस के अंदर नमन की मृत्यु होनी गारंटीड है, श्योर है? तो नहीं, यहाँ पे लाइकलीहुड है। ऐसा भी हो सकता है कि नमन जो है उसको ट्रीटमेंट मिले तो वो बच भी जाए, और इंजरी का जो नेचर है स्टैब वुंड का, वो हमेशा डेथ में रिजल्ट नहीं करता, उसका लाइकलीहुड होता है, प्रोबेबिलिटी होती है कि अगर इतना सीवियर इंजरी है तभी डेथ होगी। ऑल्दो आपकी इंटेंशन थी डेथ कॉज करने की, पर नेसेसरी नहीं है कि एक स्टैब वुंड से, एक चाकू के वुंड से आपकी मृत्यु हो जाए। तो ये एक बात है, यहाँ पे हमने पढ़ा। और अगर उससे मौत होती है, चाकू की स्टैब वुंड से अगर आपकी मृत्यु होती है, तो वो होता है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। तो ऐसी बॉडीली इंजरी चाकू के घोंपने से, चाकू के स्टैब से, ऐसी बॉडीली इंजरी होती है जो लाइकली होता है जिसका डेथ रिजल्ट करना, दैट इज उसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो डेथ में रिजल्ट करेगी। वेरएस अगर नमन और अमन के बीच में दुश्मनी होती है और नमन अमन को पॉइंट ब्लैंक पे गन शॉट से मार देता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो दिस एक्ट इज सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। अगर किसी व्यक्ति को पॉइंट ब्लैंक से शूट किया जाए तो उसकी मृत्यु होना गारंटीड होता है, मतलब वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में मरेगा ही मरेगा, उसको बचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, अनलेस कोई मिरेकल हो जाए जिससे वो बचे। इट इज सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या वेपन यूज किया गया है, क्या नेचर ऑफ इंजरी थी, तो इसके बेसिस के ऊपर आप देखेंगे कि लाइकली टू कॉज डेथ थी या फिर सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ थी। हम आगे केस पढ़ेंगे विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, तो उसके अंदर कोर्ट ने ये बात की गई थी कि एक व्यक्ति ने ऑफेंस किया है कल्पेबल होमिसाइड का या मर्डर का, तो ये आपको डिफरेंशिएट कैसे करना है। ऑफेंस में आपने हथियार का यूज़ किया था, आपने इंजरी क्या कॉज की थी, ये भी देखा जाता है। तो यहाँ पे मैंने हथियार चाकू यूज़ किया था और स्टैब वुंड दिया था, इंजरी का नेचर स्टैब वुंड था, तो वहाँ पे लाइकलीहुड होता है डेथ कॉज करने का, वहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड के लिए आप दोषी होंगे। लेकिन आपने अगर वेपन जो था वो एक और भारी वेपन यूज़ किया होता है, चाकू की जगह आपने गन यूज़ कर ली जो ज़्यादा डेंजरस वेपन है, और आपकी इंजरी का नेचर क्या था, आपने पॉइंट ब्लैंक से हेडशॉट दिया अगले व्यक्ति को, तो इंजरी का नेचर भी बहुत ज़्यादा सीरियस था, विच वॉज सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। तो जो आपका वेपन जो आपने यूज़ किया है और जो इंजरी आपने कॉज की है, उससे कोर्ट को पता पड़ेगा कि लाइकलीहुड था या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में सफिशिएंट थी। तो इससे आप डिफरेंशिएट करोगे वो मर्डर था या कल्पेबल होमिसाइड थी। तो ये था हमारा अकेडमिकली बेस्ड पे डिफरेंशिएशन, और काफ़ी क्लैरिटी के साथ मैंने समझाया और काफ़ी अच्छे से आपको शायद समझ में भी आया होगा। और अगर नहीं आया तो एक बार आप वापस से उसे रिवाइंड करके सुनिए और अपने मन में सिनेरियो को इमेजिन कीजिए जो भी मैं कहना चाह रहा हूँ, और इसको नोट्स बना के मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए कि बार बार उसे पढ़िए। ओके, तो अब हम देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा गया है।
तो क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 299 कॉरस्पॉन्ड्स विद क्लॉज 2 एंड 3, जैसा कि हमने देखा बी 2 और 3 से कॉरस्पॉन्ड करता है। द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ मेंस रिया इज, मेंस रिया जो होता है एक्टस रिया तो ठीक है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, सही है। और क्या डिफरेंस है मेंस रिया में, इज अंडर क्लॉज 2 knowledge possessed by the offender regarding a particular victim being in such condition of health that उसको हार्म हो सकता है उस कंडीशन के चलते। तो ये हमने देखा being in such condition of health that the intentional harm caused to him is likely to be fatal। मेरे को पता था, नमन को पता था अमन को लिवर डिजीज है और वहाँ पे बॉडी इंजरी होगी तो दैट विल बी लाइकली टू बी फेटल। तो वो वहाँ पे जो होता है वो डिफरेंस करता है सेक्शन 299 के 2 को और 300 के क्लॉज 2 को और 299 के बी को। सो नॉट विथस्टैंडिंग सच वुड बी फेटल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में ऑल्दो फेटल नहीं होता लिवर पे शॉट, पर उस केस में फेटल था और उसको नॉलेज थी इस बात की, तो वो वहाँ पे लायबल होगा मर्डर के लिए। वेयर इज क्लॉज बी ऑफ 299 डज नॉट पोस्टुलेट प्रायर नॉलेज, ये सिर्फ इंटेंशन की बात करता है, प्रायर नॉलेज की बात नहीं करता है, ठीक है। इंटेंशन होती है, यहाँ पे भी इंटेंशन होती है, यहाँ पे प्रायर नॉलेज नहीं होता है, वहाँ पे प्रायर नॉलेज भी होता है। सो if a death is caused by an act done with intention of causing death but without knowledge of such condition, मेरे को कंडीशन का नॉलेज नहीं था, मेरे को लिवर डिजीज का नॉलेज नहीं था, तो मैं यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल होऊंगा रादर देन मर्डर, ठीक है। तो ये था हमारा पहला डिफरेंस जो हमने ऑलरेडी समझ लिया। क्लॉज 299 के बी के अंदर वापस एक बात की गई है लाइकली टू कॉज डेथ, और 300 के 3 के अंदर बात की गई है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। तो यहाँ पे डिग्री का फर्क है, लाइकली का मतलब होता है मियर पॉसिबिलिटी और सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर का मतलब होता है मोस्ट प्रोबेबल कॉज। मियर पॉसिबिलिटी का मतलब एक स्टेप वुंड से किसी व्यक्ति की हत्या कारित करना एक मियर पॉसिबिलिटी है, गारंटीड नहीं है, श्योर नहीं है, इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है कि एक स्टेप वुंड से कोई व्यक्ति मरेगा, ठीक है। और वहीं पे आपने उसको 50 स्टेप वुंड दे दिए, चाकू ऐसे स्टेप किया कि 50 स्टेप वुंड दे दिया आपने, तो लाइक्लीहुड बढ़ जाता है। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में वो मोस्ट प्रोबेबल कॉज होगा कि ब्लड लॉस की वजह से जो वाइटल ऑर्गन से उनका फंक्शनिंग बंद हो जाएगा, उसकी वजह से अगले व्यक्ति की मृत्यु होगी। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, वेपन यूज्ड और नेचर ऑफ इंजरी, तो आपको उससे पता लग जाएगा कि लाइक्लीहुड है या सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर है डेथ कॉज करने के लिए। तो ये थे हमारे एकेडमिक बेस्ड पे डिफरेंसेस, ये हमने समझे, दोनों को साइड बाय साइड रख के एज ए टेबल, और हमने डिफरेंसेस भी पढ़ लिए। अब हम देखते हैं कि जुडिशरी ने मेजर केसेस के अंदर क्या कहा है। तो आपने 2-3 केसेस के बारे में सुना ही होगा। रेज वर्सेस गोविंदा प्रिवी काउंसिल का केस था 1876 में, और इसमें जो डिफरेंसेस बताए थे वो सेक्शन के बेसिस पे ही थे, एकेडमिक डिफरेंसेस इसमें बताए गए थे। फिर आप देखेंगे स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस आर पुनैया का केस है। इसमें जस्टिस सरकारिया थे, उन्होंने 5 ग्राउंड्स दिए, 4 या 5 ग्राउंड्स दिए जिसमें आप बता सकते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर को कैसे डिफरेंशिएट किया जाए। तो उन्होंने सबसे पहली बात बोली कि आईपीसी के अंदर कल्पेबल होमिसाइड जीनस है, मर्डर उसकी स्पीसीज है। दैट इज हमने वेन डायग्राम के थ्रू भी समझा, कल्पेबल होमिसाइड एक जीनस है और मर्डर उसका एक पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है, दैट इज इट इज स्पीसीज। ये हुआ हमारा पहला पॉइंट। फिर आता है एवरी मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड बट नॉट वाइस वर्सा। तो हमने वेन डायग्राम में वो भी देखा था कि कल्पेबल होमिसाइड के सर्कल के अंदर एक सर्कल बनता है मर्डर का, तो एवरी मर्डर इज अ पार्ट ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। पर कल्पेबल होमिसाइड जो था वो मर्डर के अलावा भी और ऑफेंसेस में कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है, जो उसका स्फीयर है वो बड़ा था, तो वाइस वर्सा नहीं एप्लीकेबल होता है। सो जनरली कल्पेबल होमिसाइड इज विदाउट द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मर्डर। मर्डर के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो उसकी डेफिनेशन में हमने पढ़े थे कि इंटेंशन के साथ में नॉलेज थी, ऐसा कोई एक्ट जो सफिशिएंट था ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ कॉज करने के लिए, या फिर ऐसी कोई एक्ट जो इमिनेंटली डेंजरस इतनी है कि डेथ कॉज होगी इन ऑल प्रोबेबिलिटी, तो उसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो कल्पेबल होमिसाइड में ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते। अगर ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होने लगे तो कल्पेबल होमिसाइड नहीं रहकर मर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब पनिशमेंट कैसे दी जाए, तो पनिशमेंट के लिए हम पढ़ेंगे कि सेक्शन 302 मर्डर की पनिशमेंट देता है, 304 कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट देता है। कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट में आपको 2 पार्ट्स मिलते हैं। पहले पार्ट में बताया जाता है कि कोई एक्ट इंटेंशन के साथ किया जाता है, तो वहाँ पे पनिशमेंट है वो ग्रेवर है। जैसा कि मैं आपको शुरू से कहता आया हूँ, जो इंटेंशन होता है मेंस रिया के अंदर वो हायर डिग्री का होता है, उसको ग्रेवर समझा जाता है, उसकी पनिशमेंट ज़्यादा रखते हैं, और नॉलेज जो होता है उसको लेसर पनिशमेंट के साथ अवॉर्ड किया जाता है। तो कल्पेबल होमिसाइड ऑफ द ग्रेवेस्ट डिग्री, इफ नहीं ऑफ द ग्रेवेस्ट डिग्री, तो सबसे सीरियस कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है, तो वो होता है मर्डर का ऑफेंस, ओके। तो उसके अंदर हम 300 के अंदर डिफाइन करते हैं और सेक्शन 302 के अंदर पनिश करते हैं डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट से। इससे छोटा सेंटेंस अवेलेबल नहीं होता है, डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट ही आपको देना है। कल्पेबल होमिसाइड ऑफ द सेकंड डिग्री जो हम इंटेंशन के 304 के फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि अगर कल्पेबल होमिसाइड जैसे हमने 299 की डेफिनेशन में देखे थे 3 क्लॉज, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, दूसरा पॉइंट, और विद द नॉलेज ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। तो 2 उसमें
इंटेंशन की बात करते हैं तो कल्पेबल होमिसाइड ऑफ सेकंड डिग्री पनिशेबल अंडर फर्स्ट पार्ट ऑफ सेक्शन 304। फर्स्ट पार्ट इंटेंशन को पनिश करता है, तो सेक्शन 299 का क्लॉज ए और बी इंटेंशन की बात करते हैं, और उसके अंदर कोई एक्ट पनिशेबल बनती है तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा 304 के फर्स्ट पार्ट में, जो लाइफ इंप्रिजनमेंट या अप टू 10 ईयर्स की बात करता है इंप्रिजनमेंट की। ओके, सबसे छोटा जो कल्पेबल होमिसाइड होता है इट इज ऑफ द थर्ड डिग्री, जिसे 304 के पार्ट बी में पनिश करते हैं, और ये पनिश करता है मेंस एरिया में नॉलेज के बेसिस के ऊपर। तो 299 का जो पार्ट 3 है उसके अंदर नॉलेज को पनिश किया जाता है, नॉलेज की बात की जाती है, और उसका पनिशमेंट आपको 304 के पार्ट 2 में मिलता है, जो पनिशमेंट देता है इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 10 ईयर्स विथ एंड फाइन, या फिर ओनली फाइन। 10 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट ही, या फिर आप फाइन अवॉर्ड कर सकते हैं ओनली, या फिर दोनों। ओके, तो ये होता है 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है कल्पेबल होमिसाइड को पनिशमेंट्स के अकॉर्डिंग, और उनके पनिशमेंट्स कैसे अवॉर्ड किए जाते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। अब आपसे एक और केस के बारे में मैंने डिस्कस किया था, विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसका जिक्र मैंने किया था अपने लेक्चर के दौरान। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, द कोर्ट मस्ट कंसिडर द फॉलोइंग। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी डेथ की क्या है, लाइकलीहुड है या सफिशिएंट है, तो वो डिपेंड करता है आपकी इंजरी के ऊपर और आपके वेपन यूज के ऊपर। तो नेचर ऑफ इंजरी, वेदर ऑन वाइटल बॉडी पार्ट और नॉट, तो इससे आपको पता पड़ेगा कि इंटेंशन थी वो इंजरी देने की, उसको नॉलेज थी या नहीं। दूसरा होता है टाइप ऑफ वेपन यूज, अगर मैंने चाकू यूज़ किया है और एक स्टेप वुंड दिया तो वो लाइकलीहुड है मृत्यु कारित करने का। वहीं पे मैंने गन से मारा है पॉइंट ब्लैंक पे, तो वहाँ पे सफिशिएंट है। तो वेदर लीथल और नॉन लीथल, तो चाकू होता है वो नॉन लीथल होता है, आप उसको बहुत सारे स्टेप वुंड देंगे तो वो लीथल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया गन का और एक लाठी का। अगर मैंने किसी व्यक्ति को लाठी से सर पे मारा, वो गिर गया अनकॉन्शियस होके, और वो शायद मर सकता है, उसके अंदर उसका लाइकलीहुड होता है। लेकिन मैंने गन से उसके सर पे शूट किया पॉइंट ब्लैंक से, पास रेंज से, तो वो मरेगा ही मरेगा। ये ऑर्डिनरी कोर्स में सफिशिएंट होता है। इंजरीज फ्यू और सेवरल, चाकू से मैंने एक स्टेप वुंड दिया या 100 स्टेप वुंड दिए, अगर 100 दिए तो मैं मर्डर कमिट कर रहा हूँ। रीजन बीइंग ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में कोई भी व्यक्ति 100 स्टेप वुंड खाएगा तो वो मरेगा, और एक से वो बच भी सकता है, लाइकलीहुड होता है। तो ऐसे आप डिफरेंशिएट करते हैं मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के अंदर जुडिशली के डिसीजंस के थ्रू, और इनके बेसिस पे ऊपर आपको पता करना है कोर्ट के अंदर हर केस का फैक्ट और सर्कमस्टेंस अलग होएगा। तो आपको इन फैक्ट्स के बेसिस के ऊपर देखना होगा कि ये कल्पेबल होमिसाइड में फॉल कर रहा है या मर्डर में फॉल कर रहा है। ठीक है, ये थे हमारी जुडिशरी के बेसिस पे डिस्टिंक्शंस। अब सवाल आता है कि आंसर हमें लिखना हो मेंस के अंदर, तो क्या लिखेंगे? तो ये पॉइंटर्स आपको लिखने होंगे अगर आपसे मेंस में पूछा जाए कि भाई इन दोनों को डिफरेंशिएट करो। तो पहले तो आप बताओगे कि पहले आप लिखोगे इन केसेस के बारे में कि ये जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स थे जिनके अंदर कोर्ट्स ने मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड को डिफरेंशिएट किया। उसके बाद में आप क्या बताओगे कि उनके बीच में ये डिफरेंसेस है। तो ये 5 डिफरेंसेस हम मेंशन करते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड इज द जीनस, इट इज द स्पीसीज। अब ये जो डिस्टिंक्शंस है आपने पढ़े होंगे, लेकिन सेकंड वाला इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एक्चुअली डिटरमाइन करता है ना कि कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर है, वो सेकंड वाला है। द डिग्री ऑफ इंटेंशन, नॉलेज एंड रिस्क टू ह्यूमन लाइफ इज लेसर इन कल्पेबल होमिसाइड, वेयरएज द डिग्री ऑफ इंटेंशन, नॉलेज एंड रिस्क टू ह्यूमन लाइफ इज हायर। एक चाकू से एक स्टेप वुंड दिया, यहाँ पे डिग्री ऑफ रिस्क टू ह्यूमन लाइफ कम है। एक चाकू से 100 वुंड्स दिए तो यहाँ पे डिग्री ऑफ रिस्क टू ह्यूमन लाइफ ज्यादा है। ठीक है, डेथ इज अ लाइकली रिजल्ट, संभावना है मृत्यु होने की। डेथ इज द मोस्ट प्रोबेबल रिजल्ट, इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा संभावना है। एक होता है 10% और एक होता है 90%, दोनों में फ़र्क होता है। तो जिसकी डिग्री ज़्यादा होती है वो मर्डर में आ जाता है। पनिशमेंट कहाँ दी जाती है कल्पेबल होमिसाइड की? 304 में। और अगर लेस सीरियस है तो लाइफ इम्प्रिजन, लेस सीरियस है ये कंपेयर टू सेक्शन 302 जो मर्डर की बात करता है, जहाँ पे डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट होती है 302 में। तो ये पनिशिंग प्रोविजंस का डिफरेंशिएशन हो गया। अब कल्पेबल होमिसाइड के अंदर आप सेक्शन 299 के ऑफेंसेस को तो पनिश करते ही हो, साथ में 300 के एक्सेप्शंस मिलते हैं, जहाँ पे आप पढ़ोगे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, प्राइवेट डिफेंस एक्सीड कर गए। इसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो वो जो एक्सेप्शंस होता है उसके अंदर आपका केस फॉल करता है तो आपको 304 के थ्रू कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट मिलती है, वेरएज 300 का कोई अगर आप ऑफेंस कर रहे हो तो 302 का ही आपको पनिशमेंट मिलता है। तो ये था आपके डिस्टिंक्शंस जो आपको मेंशन करने होते हैं आपके आंसर में, अलॉन्ग विद दीज केसेस। ये जो केसेस है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको मेंशन करने जरूरी होते हैं, क्योंकि आप सिंस जुडिशरी या फिर लॉ के रिलेटेड एग्जाम में अपीयर कर रहे हो तो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रीजन बीइंग मैं लेक्चर्स में कहता आया हूँ कि एक टॉपिक को इवॉल्व होने के लिए जुडिशरी के इंटरप्रिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बैरेट में आपको थियोरेटिकल इंटरप्रिटेशंस मिल जाएगी, लेकिन उसको प्रैक्टिकली लगाना, प्रैक्टिकली इम्प्लाई करना वो जुडिशरी का काम होता है। और वहाँ पे प्रॉब्लम्स जो अराइज होती है तो जुडिशरी उन केसेस से कैसे डील करती है वो आपको इन केसेस के थ्रू मिलता है।
तो ये हमने केसेस पढ़े थे, रेज वर्सेस गोविंदा आपको लिखना है, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस आर पुनैया आपको लिखना है, और साथ में विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब आपको लिखना है। और फिर आपके पास अगर समय बचे तो आप इसके बेसिस पे भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, सिंस जब आप रेज वर्सेस गोविंदा लिखोगे तो उसके अंदर आपको बताना होगा कि बैरेट के बेसिस पे क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे बी और यहाँ पे 2 और 3 में डिफरेंसेस जो हमने समझे थे वो रेज वर्सेस गोविंदा में भी बताए गए थे, और फिर सरकारिया जस्टिस सरकारिया ने ये डिफरेंसेस बताए थे स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस आर पुनैया में। तो ये था हमारा कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के ऊपर डिस्कशन, डिफरेंशिएशन भी मैंने आपको इनके ऊपर समझाया। और माना जाता है कि सबसे डिफिकल्ट अगर कुछ चीज़ समझना है तो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर को समझना है और उनके बीच के डिफरेंसेस को समझना है। तो अगर मैं ये आपको कन्वे करने में सक्सेसफुल रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे जो काम होता है वो सक्सेसफुल रहा है, और मेरा ये मानना है कि मैं जो पर्पस के साथ ये चैनल बनाया है मैंने वो सक्सीड हो रहा है। रीज़न बीइंग, अगर मैं ऐसी चीज़ आपको क्लैरिफाई कर पा रहा हूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि ऐसी चीज़ आपको क्लैरिफाई की जाए जो आम तौर पर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर हमने कवर किया मर्डर कल्पेबल होमिसाइड को, और अगले पार्ट में हम देखेंगे कि मर्डर के जो एक्सेप्शंस हैं वो क्या है, और डेथ पेनल्टी जो होती है वो किन केसेस में दी जा सकती है, और हालिया हालत क्या है डेथ पेनल्टी के ऊपर, कोर्ट्स ने क्या कहा है और कैसे डेवलप हो रहा है इसका ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो एक बार फिर हम रिकॉल कर लेते हैं। सेक्शन 299 हमने पढ़ा, उसको इंग्रेडिएंट्स के साथ में समझा, इंग्रेडिएंट्स को हमने इलस्ट्रेशन के साथ में मैच किया। हर इंग्रेडिएंट का ए बी सी का एक इलस्ट्रेशन हमको वहाँ पे मिलता है। सिमिलरली मर्डर के भी हमने डेफिनेशंस के इंग्रेडिएंट्स को पढ़ा और इंग्रेडिएंट्स को इलस्ट्रेशन के साथ में मैच किया और उनको अच्छे से समझा। फिर हमने देखा डिफरेंशिएशन एकेडमिकल बेसिस पे जो रेज वर्सेस गोविंदा में भी हेल्ड किया गया था। फिर हमने आंध्र प्रदेश वर्सेस आर पुनैया के केस के अंदर एक्चुअल डिफरेंसेस जो हेल्ड किए गए थे वो पढ़े। उसके बाद में विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में हमने ये देखा कि नेचर ऑफ इंजरी और इंजरीज कैसी है उसके ऊपर भी डिपेंड होता है कि मर्डर है या कल्पेबल होमिसाइड है। और लास्ट में हमने देखा कि हमें लिखना क्या है आंसर के अंदर। और इन सभी डिफरेंसेस को हमने समझने के लिए ये समझा कि जो ओवरलैप है, ओवरलैप होना वाजबी है। रीजन भी हमने वेन डायग्राम बनाया, कल्पेबल होमिसाइड होता है उसका एक पार्ट है मर्डर, तो देयरफॉर दोनों में ओवरलैप होगा ही होगा, और ये आपको समझना चाहिए, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का पार्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको कोई भी चीज़ में इशू लगा हो तो आप उसे कमेंट में बताइए, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो डेफिनेटली प्लीज़ कमेंट में से रिव्यू दीजिए। इससे मुझे कॉन्फिडेंस बहुत मिलता है और मेरा भी मॉरल बहुत बूस्ट होता है। सो थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो हैव अ गुड डे।